खिला दिया तो मुट्ठी भर भी नहीं होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर। तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय आज 23 जनवरी तक भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती मनाने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आइकॉनिक इवेंट्स सप्ताह मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आजादी का अमृत महोत्सव प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष पूरे होने और देशवासियों, संस्कृति, उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को याद कर उन पर गौरवान्वित महसूस करने के लिए भारत सरकार की एक अनूठी पहल। 23 जनवरी को पोर्ट ब्लेयर में एक भव्य कार्यक्रम में इसका समापन होगा, जिसमें केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। आइकॉनिक इवेंट सप्ताह के दौरान मणिपुर, नागालैंड, गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान से जुड़े स्थानों पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दूसरा दिन। आज प्रधानमंत्री बैठक को करेंगे संबोधित। सबकी निगाहें प्रधानमंत्री के संबोधन और पार्टी के राजनीतिक प्रस्ताव पर होंगी। बैठक का केंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपनी पार्टी कैडर के लिए दिया जाने वाला भाषण होगा। अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम करने के साथ साथ जमीनी स्तर से जुड़े रहने के बारे में सुझाव दे सकते हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री के साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम, केंद्रीय मंत्री सहित कुल 350 बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल। केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी आज से 19 जनवरी तक एल साल्वाडोर के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे एल साल्वाडोर के राष्ट्रपति से करेंगी मुलाकात। मीनाक्षी लेखी बीती 13 जनवरी से अपने 8 दिवसीय आधिकारिक विदेश दौरे पर। उन्होंने 13 से 14 जनवरी तक क्यूबा की यात्रा की और बाद में 15 जनवरी से वे ग्वाटेमाला के दौरे पर थीं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इन दिनों कीनिया और तंजानिया के दौरे पर भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ओम बिरला ने कल कीनिया के उपराष्ट्रपति रिगाथी गचगुआ से मुलाकात की। यात्रा के पहले दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कीनिया नेशनल असेंबली के अध्यक्ष मूसा मासिका वितांगुला के साथ भी बैठक की। सूचना एवं प्रसारण, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज केरल के त्रिशूर जिले के कोंडनगल्लूर श्री भगवती मंदिर के दर्शन करने के लिए कोंडनगल्लूर जाएंगे। डॉक्टर एल मुरुगन ने कल सबरीमला मंदिर में पूजा अर्चना की थी। डॉक्टर एल मुरुगन 2 दिवसीय दौरे पर कल सुबह केरल पहुंचे थे। गणतंत्र दिवस परेड एवं बीटिंग द रिट्रीट समारोह 2023 के कारण राष्ट्रपति भवन इस साल 25 जनवरी से 29 जनवरी तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। मध्य प्रदेश में आज G20 के अंतर्गत थिंक 20 समूह की 2 दिवसीय बैठक का समापन होगा। थिंक 20 समूह का उद्घाटन कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। पुणे में चल रही G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक के आज दूसरे दिन भी विचार विमर्श जारी। आज 4 सत्र आयोजित होंगे, जिसके साथ ही आधिकारिक चर्चा का समापन हो जाएगा। इससे पहले कल प्रतिनिधियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए महाराष्ट्र की संस्कृति की झलक देखी। कलाकारों ने महान मराठा साम्राज्य की मार्शल आर्ट का भी प्रदर्शन किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान आज सुबह दिल्ली कैंट के करियप्पा परेड ग्राउंड में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर का दौरा करेंगे। उच्चतम न्यायालय माओवादियों से संबंध रखने के मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साई बाबा को बरी करने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर आज सुनवाई करेगा। महाराष्ट्र में शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई जारी। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच शिवसेना पार्टी के चुनाव चिन्ह धनुष और तीर और नाम के विवाद के संबंध में निर्वाचन आयोग में आज सुनवाई। इससे पहले इसी मामले में बीती 5 जनवरी को चुनाव आयोग में सुनवाई हुई थी। शिंदे गुट शिवसेना पर अपना दावा कर रहा है, वहीं उद्धव ठाकरे का कहना है कि उनकी पार्टी असली शिवसेना है।
विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज एमवी गंगा विलास निर्धारित समय पर कल पटना पहुंच गया। ये क्रूज 22 जनवरी तक बिहार में रहेगा। गंगा विलास को प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को वाराणसी से किया था रवाना। एमवी गंगा विलास में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक यात्रा के खूबसूरत क्षणों का आनंद उठा रहे हैं। क्रूज के पर्यटक आज पटना के विभिन्न प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करेंगे। पीआईबी फैक्ट चेक ने पटना की यात्रा के दौरान गंगा विलास क्रूज के छपरा में फंसने की एक न्यूज एजेंसी की खबर का खंडन किया। पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा कि क्रूज कहीं फंसा नहीं और अपने निर्धारित समय पर पटना पहुंच गया। श्री समेत शिखरजी तीर्थ को पर्यटन केंद्र में बदलने के झारखंड सरकार के फैसले के खिलाफ जैन समुदाय द्वारा देशव्यापी विरोध के मुद्दे पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग आज सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश आज से एक अनोखा आयोजन कर रहा है। राज्य सरकार आज से वाराणसी में एक भव्य 3 दिवसीय नौका दौड़ कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री कोडरमा में राज्य में यूपीए सरकार के 3 साल पूरा होने के अवसर पर हथियानी जौहर यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे। एनटीए द्वारा आयोजित होने वाले यूजीसी नेट 2023 परीक्षा के रजिस्ट्रेशन का आज अंतिम दिन। इच्छुक और योग्य स्टूडेंट एनटीए यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nte.nic.in के माध्यम से आज शाम 5 बजे तक कर सकते हैं आवेदन। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की कक्षा 10वीं 12वीं परीक्षा 2023 के लिए पंजीकरण का आज अंतिम दिन। केरल सरकार ने कोविड के प्रसार को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना और सैनिटाइजर का जो उपयोग है उसे अनिवार्य किया। केरल में प्रतिष्ठानों, दुकानों, थिएटर संचालकों को ग्राहकों को हाथ धोने के लिए साबुन या सैनिटाइजर उपलब्ध कराना होगा। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों और कार्यों में सामाजिक दूरी का भी करना होगा पालन। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार अभी किसी स्टार्टअप की तरह सोचती है, लगातार नए और बेहतर विचारों पर ध्यान केंद्रित करती रहती है। मार्ग पोर्टल का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार का फोकस नागरिकों के साथ सरकार के परस्पर संपर्क को सरल बनाने पर। किसानों को कम ब्याज पर ऋण सुविधा देने के लिए भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण ने एक कार्यक्रम में एक राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड ने त्रिपुरा सरकार को राज्य में फ्लोटिंग और ग्राउंड माउंटेड आधारित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उमंग से और उत्साह के साथ RINL विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र की धमन भट्टी गोदावरी इकाई ने 15 जनवरी 2023 को हॉट मेटल का 8000 टन से ज्यादा का रिकॉर्ड उत्पादन हासिल करने की एक और उपलब्धि हासिल की। बैंकों को ऋण में नुकसान का अपना अलग मॉडल बनाने की मंजूरी मिल सकती है। आरबीआई की तरफ से भेजे गए एक प्रस्ताव के अनुसार बैंक ऋण देने वाले धन को अलग रखने की नई प्रणाली के तहत 5 साल तक उच्च प्रावधानों को विस्तार दे पाएंगे। आरबीआई ने बैंकों के अधिग्रहण और शेयर धारिता से जुड़े नियमों में बदलाव किए। इसके मकसद की अगर बात की जाए तो ये सुनिश्चित करना था कि बैंकों का स्वामित्व एवं नियंत्रण विभिन्न हाथों में बना रहे और बड़े शेयर धारक लगातार उपयुक्त बने रहे। एमएसएमई की क्षमताओं को विस्तार देने के लिए अपना खाद्यान्न तंत्र विकसित करने वाले चुनिंदा देशों में वो शामिल हो गया। विश्व आर्थिक मंच में जारी एक रिपोर्ट अध्ययन में ये आकलन पेश किया गया। आरबीआई ने कहा कि राज्यों को सकल राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष में घटकर सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% पर आने की संभावना। सरकार 2023-24 के आगामी केंद्रीय बजट में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर ढांचे को युक्ति संगत बनाने पर विचार कर सकती है। JSW इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड का एकीकृत शुद्ध घाटा चालू वित्त वर्ष 2022-23 की दिसंबर तिमाही में बढ़कर 97.98 करोड़ के रुपए हो गया। भारत के कुछ इस्पात उत्पादों पर ब्रिटेन 4% प्रतिपूरक शुल्क नहीं लगाने पर सहमत हो गया। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण में नई परियोजनाओं के पंजीकरण में 2022 में पिछले साल की तुलना में 23% वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई मंच के जरिए दुकानों पर लगी पीओएस मशीन्स और ई-कॉमर्स लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए 2600 करोड़ रुपए की बैंक प्रोत्साहन योजना लागू कर दी। उत्तर प्रदेश में डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक पार्क, फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया की बड़ी कंपनियां
करीबन 24,560 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने नेचुरल गैस की नीलामी रोक दी है। ये नीलामी 18 जनवरी को होनी थी, हालांकि कंपनी ने इसके कारणों का खुलासा नहीं किया। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने के लिए आरबीआई से मिली मंजूरी। वक्त एक ब्रेक का। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, hey! नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। दिसंबर 2022 में भारत का व्यापार घटा साल दर साल 21.10 बिलियन डॉलर के मुकाबले बढ़कर 23.89 बिलियन डॉलर हो गया। दिसंबर 2022 के लिए भारत की थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति खाद्य और कच्चे तेल के साथ साथ पेट्रोलियम की कीमतों में गिरावट के कारण लगभग 2 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई। क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड ने कहा कि भारत में प्रतिभूतिकरण की मात्रा वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों में सालाना आधार पर 42% बढ़कर 1.15 लाख करोड़ रुपए के स्तर को पार कर गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कल पाकिस्तान स्थित आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को अपनी ISIL और अल कायदा प्रतिबंधित समिति के तहत एक वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया। मक्की को पहले ही भारत और अमेरिका द्वारा अपने घरेलू कानूनों के तहत आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया जा चुका है। मक्की धन जुटाने, भर्ती करने और युवाओं को हिंसा के लिए कट्टरपंथी बनाने और भारत में विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में हमलों की योजना बनाने में शामिल रहा। अमेरिका के कैलिफोर्निया के गोशेन में अंधाधुंध गोलीबारी की घटना सामने। एक घर पर हुई गोलीबारी में एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत। पुलिस संदिग्धों की तलाश कर रही है। पुलिस अधिकारी बॉड्रिक्स ने संवाददाताओं को बताया कि आरोपियों ने घर पर गोलीबारी कर 6 लोगों की हत्या कर दी। इसका एक वीडियो तुलारे काउंटी शेरिफ कार्यालय के फेसबुक पेज पर पोस्ट किया गया। वहां कहा गया कि मारे गए लोगों में एक मां और उसका 6 महीने का बच्चा भी शामिल है। जांचकर्ताओं का मानना है कि हमले की हिंसा के पीछे कोई बड़ा कारण हो सकता है और इसमें एक ड्रग गिरोह का भी हाथ माना जा रहा है। यूक्रेन शहर निप्रो में रिहायशी इमारत पर हुए रूसी हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 40, दर्जनों लोग अभी भी लापता। हमले के तीसरे दिन भी राहत और बचाव कार्य जारी, लापता लोगों की तलाश जारी। संबंध में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि निप्रो हमले में पता चलता है कि यूक्रेन को तेजी से हथियारों की आपूर्ति की जरूरत है। ज़ेलेंस्की ने इस मामले में हमले को युद्ध अपराध बताया। स्वीडन ने सोमवार को यूक्रेनी बुनियादी ढांचे और नागरिक लक्ष्यों के खिलाफ रूसी हमलों की निंदा की। स्वीडिश प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने कहा कि स्वीडिश सरकार रूस के द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे लगातार हमलों की कड़ी शब्दों में निंदा करता है। कीव का कहना है कि बड़े पैमाने पर नागरिक मौतें दर्शाती है कि रूसी सेना को सामना करने के लिए उसे और अधिक हथियारों की आवश्यकता क्यों है। अल सल्वाडोर की सरकार ने बताया कि भूकंपीय गतिविधि के चलते 130 घर प्रभावित, 1 दर्जन से ज्यादा लोग आश्रय में। इस बीच किसी की हताहत होने की सूचना नहीं, लेकिन झटकों से घरों को नुकसान पहुंचा। कम से कम 20 घर भूस्खलन हुए हैं। संरक्षण एजेंसी लुइस माया ने कहा कि वे आबादी के जरूरतों को पूरा करने के लिए मूल्यांकन पर काम कर रहे हैं। नेपाल विमान हादसे में सोमवार को बचाव दल ने 2 और शव बरामद की, जिसके बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 70। हालांकि 2 लोग अभी भी लापता, जिनकी तलाश के लिए आज फिर बचाव अभियान शुरू किया जाएगा। येती एयरलाइंस के इस विमान का ब्लैक बॉक्स भी नेपाली सेना द्वारा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अधिकारी को सौंपा गया है। नेपाल विमान हादसे के मारे गए लोगों की याद में सोमवार को काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक सभा रखी गई, जिसमें दर्जनों लोग इकट्ठे होकर मोमबत्तियां जलाकर पीड़ितों के प्रति सम्मान व्यक्त कर रहे थे। इससे पहले नेपाल ने सोमवार को एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा। इसके अलावा एक पैनल का भी गठन किया गया जो इस आपदा की जांच करेगा।
इंडियन ओपन 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट की शुरुआत आज से। टूर्नामेंट का आयोजन दिल्ली के केडी जाधव स्टेडियम में 22 जनवरी तक खेले जाने वाले मुकाबलों में देश और दुनिया के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी करेंगे शिरकत। इंडिया ओपन 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले दौर में आज भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु और साइना नेहवाल अपने अभियान की करेंगी शुरुआत। वहीं भारतीय शटलर लक्ष्य सेन और विश्व नंबर 8 एचएस प्रणॉय पहले दौर के मैच में आमने सामने। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को उम्मीद है कि भारतीय खिलाड़ी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करेंगे। पुरुष हॉकी विश्व कप में सोमवार को खेले गए मुकाबले में मलेशिया ने चिली को हरा दिया। मलेशिया ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए मैच 3-2 से अपने नाम किया। वहीं सोमवार को ही खेले गए दूसरे मैच में नीदरलैंड्स ने न्यूजीलैंड को 4-0 से हरा दिया। ये नीदरलैंड्स की प्रतियोगिता में दूसरी जीत रही और वो अपने ग्रुप में शीर्ष पर। सोमवार शाम खेले गए तीसरे मुकाबले में फ्रांस ने दक्षिण अफ्रीका को 2-1 से हराकर विश्व कप में अपनी पहली जीत हासिल की। फ्रांस के लिए 7वें और 56वें मिनट में चार्लेट विक्टर ने गोल किया। ओडिशा में चल रहे विश्व कप में ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना के बीच मुकाबला 3-3 की बराबरी पर खत्म हुआ। इस मैच के बाद दोनों टीमों के पास 2 मैच के बाद 4 अंक हो गए। FIH हॉकी विश्व कप में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पूल बी में आज दिन के पहले मैच में जापान और कोरिया की टीम आमने सामने। वहीं दूसरे मुकाबले में जर्मनी का सामना बेल्जियम से होगा। अंडर 19 महिला विश्व कप के आज भारत ने अपने पहले मैच में यूएई को 122 रन से शिकस्त दी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट पर 219 रन बनाए। जवाब में यूएई की टीम 5 विकेट पर 97 रन ही बना पाई। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन का आज दूसरा दिन। पुरुष एकल में 9 बार की चैंपियन नोवाक जोकोविच आज इस टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले दिन पुरुष एकल में शीर्ष वरीयता प्राप्त स्पेन के राफेल नडाल ने जीत के साथ किया आगाज। नडाल ने ब्रिटेन के जैक ड्रेपर को 4 सेट तक चले मैच में हराया। सोमवार को खेले गए पुरुष एकल के अन्य मुकाबले में रूस के डेनिल मेदवेदेव ने भी अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। अपने पहले मैच में उन्होंने अमेरिका के मार्कस गिरोन को पराजित कर अगले दौर में जगह बनाई। वहीं तीसरी वरीयता प्राप्त ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास ने भी ऑस्ट्रेलियन ओपन की पहली बाधा पार की। सित्सिपास ने अपने पहले मैच में फ्रांस के क्विंटन हेलिस को 6-3, 6-4, 7-6 से पराजित कर दौर में प्रवेश किया। टूर्नामेंट के महिला एकल में शीर्ष वरीयता प्राप्त पोलैंड की ईगा स्वियातेक पहले दौर के मैच में जर्मनी की जूली नीमियर को 6-4, 7-5 के अंतर से हरा चुकी हैं। दूसरे दौर में ईगा का सामना कोलंबिया की कैमिला ओसोवियो से बुधवार को होगा। महिला एकल में तीसरी वरीयता प्राप्त अमेरिका की जेसिका पेगुलर ने आसान जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। पेगुलर ने अपने दौर के मैच में जैकलिन क्रिस्टिन को हराया। कश्मीर फाइल्स में आतंकवादी बिट्टा कराटे के किरदार से दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने वाले चिन्मय मांडलेकर अब राजकुमार संतोषी की फिल्म गांधी गोडसे एक युद्ध में नाथुराम गोडसे की भूमिका निभाएंगे। टीवी अभिनेता अदनान खान इस समय धारावाहिक कथा अनकही में वियान की भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने अपनी इस भूमिका के लिए बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान से प्रेरणा लेने की बात कही। मक्कल सेल्वन विजय सेतुपति के जन्मदिन पर प्रशंसकों को फर्जी में उनका अवतार देखने को मिला। प्राइम वीडियो ने अपनी आगामी क्राइम थ्रिलर का एक वीडियो जारी किया जिसमें अभिनेता को माइकल के रूप में दिखाया गया। फिल्म वीरा सिम्हारेड्डी में तेलुगु सुपरस्टार बालकृष्ण के खिलाफ कन्नड़ हीरो दुनिया विजय ने खलनायक की भूमिका निभाई। विजय ने नेगेटिव रोल से कर्नाटक में अपने फैंस का दिल जीता। रितेश देशमुख और जेनेलिया की फिल्म वेड बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई कर रही है। फिल्म वेड ने अब तक 47 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। अभिनेता जहान कपूर हंसल मेहता निर्देशित फिल्म फराज से फिल्मों में अभिनय की पारी की शुरुआत कर रहे हैं। फराज का ट्रेलर जारी कर दिया। फिल्म 3 फरवरी को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। 11 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म थुनीवू से अच्छे कलेक्शन का जो संकेत है वो मिल रहा है। फिल्म थुनीवू ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ की कमाई कर ली। लंबे समय के बाद आखिरकार बड़े मियां छोटी मियां की शूटिंग शुरू। फिल्म की शूटिंग शुरू होने की जानकारी खुद इसके निर्देशक अली अब्बास जफर ने दी। 2 बार की ऑस्कर विजेता अभिनेत्री केट ब्लैंचेट ने हाल ही में संपन्न हुए 28वें एनुअल क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स में 4 में अपने परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। अभिनेत्री जेनिफर कुलीस को 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स में द व्हाइट लोटस के लिए ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के पुरस्कार से नवाजा गया। 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार निर्देशक जोड़ी डैनियल क्वान और डैनियल शेनर्ट की एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को दिया गया।
एक्सप्रेस पर इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।